हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर। चलिए हम पढ़ रहे थे अपना हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से साम्राज्य तक। कल हमने जो पढ़ा पहले थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने को बताया था कि जो हमारे लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे वो कौन थे? औरंगजेब। ठीक है, उनके बाद उनके बेटे बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल बादशाह बने थे, लेकिन वो पावरफुल नहीं थे। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें ये पढ़ा था कि जो कंपनी है उन्होंने अपनी कंपनी कब सेटअप की। उन्होंने 1600 में 1600 में इंडिया में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी सेटअप की, और वो इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ वन से एक चार्टर लेकर आए थे जिसके अकॉर्डिंग इंग्लैंड की कोई और दूसरी कंपनी जो है वो ईस्ट में जाकर व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन जब इंग्लैंड की इन लोग यहाँ पर आए, इंग्लैंड की कंपनी जब यहाँ पर आई तो उन्हें लगता था कि वो सिर्फ अकेले होंगे जो यहाँ पर आकर व्यापार कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे पहले यहाँ पे पुर्तगीज, डच और फ्रेंच जो है ऑलरेडी आ चुके थे। मैंने आपको बताया था ना 1498 में पुर्तगाली जो है वो यहाँ पर आ चुके थे। वास्को दी गामा ने समुद्र रास्ते की खोज कर ली थी। उसके बाद डच और फिर फ्रेंच जो है वो यहाँ पर आ चुके थे। अब ये लोग यहाँ पे क्यों आए थे? ये लोग यहाँ पर आए थे व्यापार करने के लिए। और किस चीज का व्यापार? कॉटन, सिल्क, इसके अलावा जो हमारे इंडियन स्पाइसेस थे, आपको वो स्पाइसेस के नेम याद रखने हैं क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से स्पाइसेस के लिए वो लोग यहाँ पर व्यापार करने आए थे। तो एक तो क्लोव था आपका, एक कार्डिमम, ठीक है, और एक क्या था आपका? सिनेमन। ठीक है, ये लौंग, इलायची, दालचीनी, ठीक है, इन सब चीजों के लिए, और पेपर यानी काली मिर्च, इन सब चीजों के लिए वो यहाँ पे क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि इन लोगों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या किया था? एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया था। एक दूसरे के समुद्र के रास्ते में जहाजों को रोकना स्टार्ट कर दिया था, या जहाजों को डुबाना स्टार्ट कर दिया था। उसके अलावा उन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? उन्होंने अपनी पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है, हुगली नदी के किनारे पर। फिर उन्होंने क्या करा था? थोड़े टाइम बाद ही क्या कर ली थी? कुछ मुगल रूलर्स को घूस देकर क्या किया था? कुछ 3 गांव की जमींदारी खरीद ली थी, जिसमें से एक गांव कौन सा था? कैलकाटा, जिसे अब हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। उसके अलावा उन्होंने जो औरंगजेब थे उनसे एक फरमान ले लिया था कि वो यहाँ पर जो भी व्यापार करेंगे कंपनी के नाम से, उसके ऊपर वो किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देंगे। लेकिन क्या हुआ था? जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने उस फरमान का गलत फायदा उठाया था, और जो उनके प्राइवेट बिजनेस थे, ट्रेड थे, उनके लिए भी वो क्या करते थे? उस फरमान को शो कर देते थे कि हमें तो औरंगजेब से फरमान मिला हुआ है और हम उसके लिए कोई भी टैक्स नहीं देंगे। जिसकी वजह से जो बंगाल के नवाब थे या जो बंगाल के रूलर्स थे, उनके पास रेवेन्यू आना यानी जो बंगाल से टैक्स आता था वो क्या हो गया था? काफी कम हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था? बाद में जो वहाँ के नवाब थे उन लोगों ने कंपनी के कामकाज में रोक टोक करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो कंपनी है, बेशक उन्हें औरंगजेब ने क्या दिया हुआ है? एक फरमान दिया हुआ है कि कंपनी टैक्स पे ना करे। ओके, ठीक है, तो लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे, जो अधिकारी थे, जो अपना प्राइवेट बिजनेस कर रहे थे, वो चाहते थे कि जो प्राइवेट बिजनेस वो कर रहे हैं उसके लिए वो क्या दें? अपना टैक्स देना स्टार्ट करें। तो क्या हुआ? जब ऐसा नहीं हुआ तो ये जो ट्रेड था वो बैटल्स में बदल गया। मतलब ट्रेड जो था वो बैटल्स के सहारे चल रहा था। युद्ध जो जो बिजनेस था वो उसमें क्या आ गए थे? बैटल्स होने लग गए थे, युद्ध होने लग गए थे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से हमने लास्ट क्लास अपना यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हाउ ट्रेड लेड टू द बैटल्स थ्रू द अर्ली 18th century, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इन इंटेंसिफाइड। देखिए, 18वीं सदी की शुरुआत से ही, ठीक है, क्या हुआ था? जो बंगाल के नवाब थे और जो कंपनी थे, उनके बीच में ना लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए थे, और वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि उसका रीजन क्या था? नवाब चाहते थे कि जो कंपनी है वो क्या करे? टैक्स देना स्टार्ट करे, और जो कंपनी थी और जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो टैक्स देने के लिए मना कर रहे थे। After the death of औरंगजेब, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy। देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, 1707 में हो गई थी ना उनकी मृत्यु, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था? जो बंगाल के नवाब थे वो ना अपनी पावर दिखाने लग गए थे। ठीक है, एज अदर रीजनल पावर वर डूइंग एट द टाइम। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड दिन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। देखिए,
औरंगजेब के मरने के बाद बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाबों ने अपनी ताकत दिखाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो जो पहले थे बंगाल के नवाब यहाँ पे बताया गया है वो है मुर्शिद कुली खान, ठीक है। मुर्शिद कुली के खान के बाद आए अली वर्दी खान, अली वर्दी खान के बाद आए सिराजुद्दौला, ठीक है। तो क्या हुआ था यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ठीक है। सभी ने क्या करा था, अपनी ताकत को दिखाना शो कर दिया था। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले कौन थे, मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अली वर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला, ये सब जो थे बंगाल के नवाब बने। पहले मुर्शिद कुली खान बने, फिर अली वर्दी खान बने, और फिर सिराजुद्दौला बने। ये सभी जो थे क्या थे, बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे बंगाल के, ठीक है। औरंगजेब के बाद देखिए, औरंगजेब जब तक था तब तक तो ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि जो हेड था वो तरीके से औरंगजेब थे। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद सभी ने अपनी अपनी पावर शो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सभी क्या थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल रूलर रहे हैं बंगाल के। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, ठीक है। और इन सभी ने क्या करा, इन सभी ने कंपनी को ना किसी भी तरीके के कंसेशन, ठीक है, किसी भी तरीके के कंसेशन देने से मना कर दिया, किसी भी तरह की छूट देने से मना कर दिया, कि अब वो कंपनी को किसी भी तरीके की छूट नहीं देंगे। और उनसे बहुत बड़ा अमाउंट एज ए ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट यानी टैक्स या ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी के रूप में मांगना स्टार्ट कर दिया, कि अगर वो व्यापार करेंगे यहाँ पर तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, टैक्स देने पड़ेंगे, ड्यूटीज देनी पड़ेंगी, ठीक है। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स, और उन्होंने उन्हें सिक्के ढालने से भी, पता है कंपनी ने क्या किया था, यहाँ पर ना अपने नाम के सिक्के चलाने की कोशिश कर, सिक्के ढालने स्टार्ट कर दिया था। वो चाहते थे कि यहाँ पे जो वो व्यापार कर रहे हैं उसके लिए वो अपने कंपनी के नाम के सिक्के बनाए। तो जो जितने भी नवाब थे उन सभी नवाबों ने उन्हें सिक्के डालने से भी मना कर दिया था, कह दिया था कि आप ये सिक्के अपनी कंपनी के नाम से नहीं डालेंगे। एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, और उन्होंने फोर्टिफिकेशन के लिए भी मना कर दिया था कि आप जो है ये किलेबंदी नहीं करेंगे, आपको ये किलेबंदी जो है वो बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया कि मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला तीनों ने ही यही सेम चीज कही इन लोगों से, कि क्या करना पड़ेगा, कंपनी को जो औरंगजेब ने फरमान दिया था, ये लोग चाहते थे कि वो फरमान अब खत्म कर दिया जाए। औरंगजेब जा चुके हैं तो उनका जो फरमान है वो हटा दिया जाए, और कंपनी के साथ साथ जो कंपनी के ऑफिशियल जो प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं वो भी, और जो कंपनी है वो भी क्या करे, ट्रिब्यूट्स देना स्टार्ट कर दे। और उनसे उन लोगों ने बोला, और जो ये भी रूलर थे उन लोगों ने उनको किसी भी तरह का कंसेशन यानी छूट देने से मना कर दिया, और उनको फोर्टिफिकेशन के लिए भी मना कर दिया, और उनको सिक्के डालने के लिए भी मना कर दिया, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने कंपनी के ऊपर एक इल्जाम लगाया, ठीक है, एक्यूज किया कंपनी को इस चीज के लिए, कि दे क्लेम दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल्स गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, कि उनकी वजह से क्या है, कंपनी की वजह से क्या है, कि जो बंगाल का रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। बंगाल के जो नवाब हैं उनको रेवेन्यू उतना नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन थे, एक तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स है वो प्राइवेट बिजनेस कर रहे थे और वो टैक्स नहीं दे रहे थे, दूसरा जो कंपनी है वो खुद भी टैक्स नहीं दे रही थी, ठीक है, जो कि देना चाहिए था, क्योंकि कंपनी जो है वो अपना व्यापार जैसे जैसे बढ़ा रही थी वैसे वैसे उसका टैक्स भी तो बढ़ना चाहिए ना, लेकिन उन्होंने टैक्स दिया ही नहीं, जिसकी वजह से क्या था, बंगाल का जो रेवेन्यू था वो बहुत कम होता जा रहा था, ठीक है। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब्स एंड हिज ऑफिशियल्स, ठीक है। इसके रिटर्न में क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, देखिए कंपनी के ऊपर नवाब ने इल्जाम लगाया, ठीक है। तो उसके बाद जो कंपनी थी, कंपनी ने क्या करा, उन्होंने मना कर दिया कि वो टैक्स नहीं देंगे, और उसके साथ साथ उन्हें डिसरेस्पेक्टफुल यानी अपमान भरे, ठीक है, अपमानित लेटर लिखे नवाब्स को, उनका अपमान किया लेटर के थ्रू, उन नवाब का और उनके ऑफिशियल्स का यानी उनके अधिकारियों का उन्होंने क्या करा, लेटर्स के थ्रू अपमान करना स्टार्ट कर दिया। और the company on its part declared that the unjust demand of the local officials were ruining the ट्रेड ऑफ द कंपनी। उसके साथ साथ कंपनी ने नवाब के ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया कि जो नवाब हैं उनकी जो बेतुकी डिमांड है टैक्स देने की, या उन्हें लगता था कि बेतुकी डिमांड है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, कंपनी का व्यापार जो है वो बढ़ नहीं रहा है, वो खराब हो रहा है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि कंपनी का व्यापार तभी बढ़ेगा जब उनके ऊपर से ड्यूटीज जो है वो सारी रिमूव कर दी जाएंगी, जितने भी क्या है टैक्सेस वगैरह हैं वो सब रिमूव कर दिए जाए। तो समझ रहे हैं आपकी मतलब
नवाब जो थे वो कंपनी के ऊपर इल्जाम लगा रही थी इस चीज के लिए कि उनकी वजह से उनका रेवेन्यू कम हो गया है, जो कि एक्चुअल में हो गया था। ठीक है। और जो कंपनी थी वो नवाब के ऊपर इल्जाम लगा रही थी कि नवाबों के बेतुकी मांगों की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ लिखा है ना, देखिए, बेतुकी मांगों की वजह से क्या हो रहा है, कंपनी का व्यापार जो है वो बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। और उन्हें लगता था कि जो कंपनी का बिजनेस है वो तभी फल फूल सकता है, एक्सपेंड हो सकता है, जब वो ड्यूटीज जो है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, एज गवर्नमेंट मीन्स नवाब जो है वहाँ के, जब उनके ऊपर ये ड्यूटीज हटा दें, उनके ऊपर ये टैक्सेस वगैरह ना लगाएं। ठीक है। और कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उन्हें अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का निर्माण करना होगा। और दूसरी बात, कंपनी को ये भी लगता था, मतलब कंपनी को मानना था ये, कि अगर उन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, उन्हें अपना व्यापार बढ़ाना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने 3 गांव खरीदे थे ना, उसी तरीके से उन्हें और ज्यादा से ज्यादा गांव खरीदने होंगे। ठीक है। और जो किलेबंदी जो इन नवाब ने रोक दी है, उन किलेबंदी को उन्हें दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि बंगाल के नवाब औरंगजेब के मरने के बाद जो थे अपनी पावर दिखाने लगे, और उन्होंने कंपनी को फोर्स किया इस चीज के लिए कि वो जो टैक्स नहीं देते वो टैक्स देना स्टार्ट करे, और कंपनी पे एक्यूजिशन यानी एक आरोप लगाया कि उनकी वजह से रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा है, और कंपनी ने इन रिटर्न उनके ऊपर आरोप लगाया कि उनकी बेतुकी मांगों की वजह से क्या है, कंपनी का व्यापार जो है वो खराब हो रहा है। ठीक है। द कंफ्लिक्ट लेड टू द कन्फेडरेशन एंड फाइनली इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 धीरे, ठीक है, क्या हुआ, कम्युनिकेटेड होने लगा उनके बीच में, लड़ाई झगड़े जो है वो ज्यादा बढ़ने लग गए। ठीक है। धीरे धीरे इससे क्या हुआ, बैटल हुई उनकी एक प्लासी में। ठीक है। अभी बैटल क्या थी, प्लासी का युद्ध क्या था, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ कि जितने भी नवाब थे, पहला नवाब मुर्शिद कुली खान, दूसरा अलीवर्दी खान, और तीसरे जो थे सिराजुद्दौला। ठीक है। इन तीनों ने ही कंपनी को उनके मनमानेपन के लिए रोकना चाहा। अब हम बात करते हैं द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। ठीक है। तो देखिए, मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आए थे, अलीवर्दी खान। अब अलीवर्दी खान जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी, 1756 में। ये लिखा है ना, अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, 1756 में। ठीक है। क्या हुआ था, अलीवर्दी खान की जब मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद कौन नवाब बने थे, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है। सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बन गए थे। The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges. privileges. ठीक है। अब देखिए, सिराजुद्दौला जब आए तो उन्होंने तो इनकी नाक में दम ही कर दिया था कंपनी की। क्यों, और जो कंपनी थी वो क्या चाहती थी, एक पपेट रूलर चाहती थी। पपेट मीन समझते, कठपुतली, जिसे जैसे हम कठपुतली को अपने इशारों पे नचाते हैं ना, आपने देखा होगा कठपुतली को। तो जो कंपनी थी वो एक ऐसा रूलर चाहती थी जिसे वो अपने इशारों पर नचा सके, जो वो उनसे चाहे वो करवा सके। लेकिन जो मुर्शिद कुली खान थे और जो अलीवर्दी खान थे एंड देन सिराजुद्दौला, ये ऐसे शक्तिशाली नवाब थे जिन्होंने कंपनी के आगे कभी घुटने नहीं टेके, और कंपनी को हर तरीके से रोका, उनके मनमाने बनकर रोकने के लिए। ठीक है। वो, और जो कंपनी थी वो चाहती थी कि उन्हें एक पपेट रूलर मिल जाए, जिससे कि वो क्या कर सके, बहुत सारी छूट ले सके, और बहुत सारे अलग अदर प्रिविलेजेस यानी और बहुत सारी चीजें मांग सके, जो कि कंपनी का व्यापार बढ़ाने में सहायक हो, और जो कंपनी को उनका व्यापार बढ़ाने से ना रोक पाए। ठीक है। सो इट ट्राइड थ्रो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's राइवल बिकम द नवाब। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो सिराजुद्दौला थे वो कंपनी के बहुत बड़े राइवल बन चुके थे। ठीक है। अब क्या था, सिराजुद्दौला ने कंपनी से एक चीज कही थी कि सिराजुद्दौला आस्क्ड कंपनी टू स्टॉप meddling in the political affairs of his dominant। ठीक है। जो सिराजुद्दौला थे वो चाहते थे कि कंपनी जो है उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में दखल अंदाजी ना करे। ठीक है। जो कंपनी थी वो क्या थी, उनकी उसकी आदत थी कंपनी के लोगों की, कि वो क्या करते थे, जो नवाब वगैरह होते थे या जो लोकल रूलर होते थे उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करते थे। ठीक है। तो सिराजुद्दौला ने कंपनी को ये कहा था कि वो क्या करे, उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना बंद कर दे, स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पर सिराजुद्दौला की चलती है।
ठीक है। दूसरा उन्होंने भी उनसे यही, सिराजुद्दौला ने भी कंपनी से ये कहा कि वो फोर्टिफिकेशन जो है वो बंद कर दे, किले बनाना बंद कर दे एंड पे द रेवेन्यू, और टैक्स देना जो है वो स्टार्ट कर दे। आफ्टर नेगोशिएशन फेल, लेकिन जो सिराजुद्दौला की जो बातचीत थी कंपनी के साथ ये फेल हो गई। ठीक है, सिराजुद्दौला की ये बातचीत जो थी उन्होंने नहीं मानी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब कंपनी ने सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी, ठीक है, तो जब दोनों ही हटने के लिए तैयार नहीं हुए, दोनों ने ही बातचीत फेल कर दी, ना तो सिराजुद्दौला की बात कंपनी ने मानी, ना कंपनी की बात सिराजुद्दौला ने मानी। तो इस चीज के चलते क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ, ठीक है, 30,000, ध्यान रखिएगा, 30,000 सिपाहियों के साथ में, जो कासिम बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री थी, ठीक है, कासिम बाजार में एक इंग्लिश फैक्ट्री हुआ करती थी कंपनी की, उस पर क्या किया, हमला कर दिया। ठीक है, उस पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद उन्होंने क्या करा, जो वहां का वेयर हाउस था, ठीक है, उस पर ताला लगा दिया। ठीक है, उनके अधिकारी जो थे कंपनी के उनको पकड़ लिया, इंग्लिश मैन जो थे उनको डिसआर्म कर दिया, मतलब उनके पास जो हथियार वगैरह थे उन सब वो सब उनसे छीन लिए गए, एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप, और जो इंग्लिश शिप थे यानी जो अंग्रेजी जहाज यहाँ से जाया करते थे उनके रास्तों को रोक लिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब सिराजुद्दौला की बात कंपनी ने नहीं मानी तो सिराजुद्दौला ने क्या करा, 30,000 सिपाहियों की सेना इकट्ठी करी, और उससे वो कहाँ गए, कासिम बाजार में गए। कासिम बाजार में कहाँ पर, जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पे उन्होंने हमला बोल दिया, और उसके बाद उनके वेयर हाउस को क्या लगा दिया, ताला लगा दिया, उनके जो ऑफिसर्स थे उनको पकड़ लिया, और उनके हथियार वगैरह जो थे वो छीन लिए, और जो उनके शिप्स थे जो जाने थे यहाँ से इंग्लैंड उनके रास्ते रोक दिए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, देन ही मार्च टू कैलकाटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फॉर देयर। उसके बाद वो कहाँ गए, कासिम बाजार के बाद वो गए कैलकाटा। कैलकाटा में जाकर उन्होंने क्या करा, अपनी पावर जमाने की कोशिश की, और कंपनी के जो फोर्ट थे उनको रोकने की कोशिश की, ताकि वो फोर्टिफिकेशन जो है वो बंद कर दे। ठीक है, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ fall of Calcutta, company's official in Madras sent forces under the command of Robert Clive। देखिए, जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो मद्रास में थे। ठीक है, वो कंपनी के एक तरीके से कह लिए ऑफिशियल थे या कमांडर थे एक तरीके से। ठीक है, तो जब उन्होंने ये न्यूज सुनी कि सिराजुद्दौला ने क्या करा है, कासिम बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री को ताला लगा दिया है, ठीक है, ऑफिशियल्स को पकड़ लिया है, तो उन्होंने क्या करा, कंपनी से अपनी एक सेना इकट्ठी करी। ठीक है, और क्या करा, उन्होंने सिराजुद्दौला से लड़ाई करने के लिए वो तैयार हो गए। ठीक है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो क्या करेंगे, सिराजुद्दौला से इस चीज का बदला लेंगे, मतलब जो है इस तरीके से उन्होंने एक सेना तैयार करी, और सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए वो तैयार हो गए कि सिराजुद्दौला ने उनके साथ ऐसे किया है तो वो उसके लिए मतलब उससे हम लड़ेंगे। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो थे, जब वो सिराजुद्दौला से लड़ने आए, देखिए सिराजुद्दौला जो थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी थे और बहुत ही पावरफुल भी थे। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को डायरेक्टली हर्ट करना या फिर नुकसान पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो कमांडर थे, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने क्या करा, एक ना कॉन्स्पिरेसी रची, यानी एक चक्रव्यूह कहते हैं ना, एक प्लानिंग की सिराजुद्दौला को मरवाने की। ठीक है, तो जो सिराजुद्दौला थे उनकी जो सेना थी उसके ना एक कमांडर हुआ करते थे, मीर जफर। ठीक है, मीर जाफर जो थे वो सिराजुद्दौला की सेना के कमांडर थे। ठीक है, तो मीर जाफर जो थे वो शुरू से ना उनके अंदर कहीं ना कहीं ये इच्छा थी कि वो नवाब बने। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने मीर जाफर को क्या दे दिया, लालच दे दिया कि वो उनकी मदद करे सिराजुद्दौला को मरवाने में, और जब सिराजुद्दौला मर जाएगा तो वो क्या करेंगे, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे। ठीक है, तो मीर जाफर के मन में क्या आ गया, लालच आ गया। जिसके बाद जब सिराजुद्दौला की जो सेना जो लड़ने के लिए जाने वाली थी रॉबर्ट क्लाइव से, तो मीर जाफर ने क्या हुआ, वो कमांडर थे, उन्हें वो सेना लेकर जानी थी। ठीक है, तो मीर जाफर कभी भी नेवर फॉट द बैटल, उन्होंने कभी भी वो लड़ाई अंग्रेजों के साथ यानी रॉबर्ट क्लाइव के साथ वो नहीं लड़ी। जिसके बाद सिराजुद्दौला जो है वो इस चक्रव्यूह पे चलते हुए मारे गए। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जैसा प्रॉमिस किया था रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से कि वो उन्हें कंपनी का सॉरी बंगाल का नवाब बना देंगे, तो उन्होंने वो अपना प्रॉमिस किया, पूरा किया, और मीर जाफर को क्या किया, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बना दिया। तो आप समझ गए कि सिराजुद्दौला को कैसे मारा गया। सिराजुद्दौला
दौला को धोखे से मारा गया, वो भी किसकी सहायता से? मीर जाफर की सहायता से। क्यों? क्योंकि मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने लालच दे दिया था कि सिराजुद्दौला जब मर जाएगा तो वो उन्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। ठीक है, तो ये हुआ था प्लासी के युद्ध में। ठीक है, अब प्लासी का युद्ध जो है, द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। देखिए, प्लासी का युद्ध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत फेमस क्यों हुआ? ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लासी का युद्ध इतना फेमस क्यों हुआ, ये प्लासी का युद्ध इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? ठीक है, तो आपको उसका रीजन आंसर यही लिखना पड़ेगा, द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस। जो प्लासी का युद्ध था वो फेमस हो गया बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी की पहली जीत थी। ठीक है, ये कंपनी की पहली जीत थी यहाँ पर। जब उससे उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया था, देखिए अली वर्दी खान के आगे, मुर्शिद कुली खान के आगे वो हमेशा से हारते हुए आ रहे थे। ठीक है, लेकिन सिराजुद्दौला से वो जीत गए थे, बेशक वो धोखे से जीते थे, लेकिन ये उनकी पहली मेजर विक्ट्री थी इंडिया में। ठीक है, कंपनी की, इसलिए ये जो प्लासी का युद्ध था बहुत फेमस हो गया था। तो अब आप समझे कि प्लासी का युद्ध जो था वो क्यों फेमस था, क्योंकि ये पहली मेजर विक्ट्री थी उनकी भारत में, इसलिए ये बहुत फेमस था। ये इंडियंस के लिए वो नहीं था, फेमस नहीं था, ये ब्रिटिशर्स के लिए फेमस था। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की यानी कंपनी की पहली जीत थी यहाँ पर। ठीक है, अब क्या हुआ? सिराजुद्दौला मर गया। ठीक है, उसके बाद मीर जाफर को कंपनी का सॉरी बंगाल का नवाब बना दिया गया। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। ये तो हमने पढ़ लिया कि सिराजुद्दौला को हटाने के बाद मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बनाया गया। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, अब उन्होंने मीर जाफर को नवाब बनाया, चाहे तो वो खुद भी नवाब बन सकते थे, लेकिन जो कंपनी थी वो अभी भी किसी भी तरह के प्रशासन की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थी, अनविलिंग थी यानी अनिच्छुक थी। वो नहीं चाहते थे कि वो अभी भी किसी भी तरह के प्रशासन की जिम्मेदारी को अपने हाथ में ले। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। उनका मेन ऑब्जेक्ट जो था, मेन उद्देश्य जो था अभी, वो यही था कि वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, अपने व्यापार को फैलाना चाहते थे। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ द लोकल रूलर्स। और ऐसा कब हो सकता, ऐसा क्या हो सकता था? जब उन्हें लोकल रूलर की हेल्प मिले। तो इसीलिए वो चाहते थे कि एक पपेट रूलर उन्हें मिल जाए। ठीक है, एक कठपुतली नवाब उन्हें मिल जाए, कठपुतली शासक उन्हें मिल जाए, जिससे वो क्या कर सके, बहुत सारे जो भी वो चाहते हैं वो सब चीजें बनवा सके, बहुत सारी टेरिटरीज ले सके। ठीक है, या बहुत सारी छूट उनसे ले सके। इसलिए वो थे जो चाहते थे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने हाथ में यानी प्रशासन को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे, बल्कि अपने व्यापार को फैलाना चाहते थे लोकल रूलर की मदद से। ठीक है, सोन द कंपनी डिस्कवर दैट दिस वर रेदर डिफिकल्ट। ठीक है, फॉर इवन द पपेट नवाब वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ही मीर जाफर को ना ये फील होने लग गया कि ये जो मेरे से छूट ली जा रही है, ये जो मेरा फायदा उठाया जा रहा है, ये मुझसे जो भी काम करवाए जा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। कंपनी जो है ना उसका ओवर फायदा उठा रही है, बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है। ठीक है, अब देखिए, कंपनी ने मीर जाफर को नवाब क्यों बनाया था? क्योंकि उन्हें तो चाहिए यही था कि एक ऐसा नवाब आए जो उनके इशारों पर नाचे। ठीक है, और जो नवाब था वो इशारों पे नाच भी रहा था, लेकिन एट द एंड नवाब को ये चीज फील होने लगी कि ये जो कंपनी है मेरा नाजायज फायदा उठा रही है और मुझसे वो सब काम करवा रही है जो एज ए नवाब मुझे नहीं करने चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको ये चीज लगने लग गई। ठीक है, आफ्टर ऑल, क्योंकि देखिए नवाब तो नवाब है, उसके ऊपर पूरी प्रजा की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं ये चीज लगने लगी कि अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं अपनी प्रजा को क्या जवाब दूंगा? प्रजा की नजर में उसको अपना सम्मान भी तो चाहिए था, एक रेस्पेक्ट भी तो चाहिए था। वो अपनी प्रजा के आगे ये तो नहीं दिखा सकता था ना कि वो अंग्रेजों की कठपुतली है। ठीक है, तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसको ये चीज जब फील होने लग गई, तो जब कंपनी फिर उसने क्या करा, उनने भी कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और कंपनी को उनने इसी चीज के लिए परेशान करना स्टार्ट कर दिया कि अब कंपनी जो है वो क्या करे, टैक्स देना या ड्यूटीज देना, जो है ट्रिब्यूट्स हैं वो देना स्टार्ट कर दे और फोर्टिफिकेशन वगैरह बंद कर दे। तो एंड में मीर जाफर ने भी वही सब डिमांड्स अपने स्टार्ट कर दी जो स्टार्टिंग में मुर्शिद कुली खान ने, अली वर्दी खान ने और सिराजुद्दौला ने रखी थी। जब कंपनी को लगा
कि भई अब मीर जाफ़र जो है वो उनका पपेट नहीं रहा है, ठीक है? वो उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहा है, तो कंपनी ने उसे हटा दिया, ठीक है? नवाब के पद से, और फिर मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया, ठीक है? अब मीर कासिम जो था, मीर कासिम ने भी क्या करा, सेम सेम वही डिमांड्स करना कंपनी से स्टार्ट कर दिया, और कंपनी को वही कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी कि भई आपको जो रेवेन्यू है, ये जो टैक्स है वो देना पड़ेगा, ठीक है? आप टैक्स फ्री बिज़नेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम के साथ कंपनी की एक दूसरी लड़ाई हुई, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पहला युद्ध हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध, जिसमें उन्होंने सिराजुद्दौला को मारा था, ठीक है। दूसरा युद्ध उनका बक्सर में हुआ, जो किसके साथ हुआ, मीर कासिम के साथ 1764 में, ठीक है। 1764 यानी 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ मीर कासिम के साथ, जिसमें मीर कासिम जो है वो मारा गया, ठीक है, या वो हार गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने दोबारा से मीर जाफर को नवाब बना दिया, ठीक है। यानी पहले देखिए ध्यान से, ये चेन आपको याद रखनी पड़ेगी। मुर्शिद कुली खान, देन अली वर्दी खान, फिर आए सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद आए मीर जाफर, जिन्हें कंपनी ने नवाब बनाया था। मीर जाफर के बाद आए मीर कासिम, जिसे बक्सर के युद्ध में हराया गया, ठीक है। उसके बाद फिर से मीर जाफर को ही नवाब बना दिया गया, लेकिन इस बार मीर जाफर को जब नवाब बनाया गया दोबारा से, द नवाब हैड टू पे रुपीज 5 लाख एवरी मंथ, बट ठीक है, जो नवाब को जब मीर जाफर को जब दोबारा नवाब बनाया गया, तो उसके आगे ना कंपनी ने एक डिमांड, एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी कि बेशक तुम नवाब हो, नवाब तुम ही रहोगे, लेकिन अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर महीने कंपनी को 5 लाख रुपए एज ए गिफ्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। मीर जाफर के आगे कंडीशन रखी गई थी कि अगर तुम्हें नवाब बनना है तो ठीक है, नवाब तुम बन जाओ, लेकिन उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए जो हैं वो हर महीने कंपनी को एज ए गिफ्ट देने होंगे, ठीक है। अब कंपनी को इतना पैसा क्यों चाहिए था, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कंपनी को इतने पैसे की क्या जरूरत थी कि उसे हर महीने 5 लाख रुपए चाहिए थे नवाब से। तो उसके पीछे रीजन ये था कि एक तो वो जो युद्ध लड़ रहे थे जगह जगह, उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए था, अपनी आर्मी संभालने के लिए पैसा चाहिए था उन्हें, एंड अपने ट्रेड के एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, अपने व्यापार को फैलाने के लिए उन्हें पैसा चाहिए था। और इसके अलावा जो प्राइवेट बिजनेस चल रहे थे उनके ऑफिशियल्स के, ठीक है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए था, उन्हें बहुत सारा ही पैसा चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने, कंपनी ने क्या करा, जो मीर जाफर था उसको दोबारा से नवाब तो बना दिया, लेकिन उसके आगे शर्त रख दी कि अब उसे क्या करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए जो हैं वो हर महीने कंपनी को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, 1765 में, देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें मीर कासिम को हराया गया था। उसके बाद मीर जाफर को दोबारा से नवाब बनाया गया था, लेकिन नेचुरली 1765 में, 1765 में, ठीक है, क्या हुआ था, जो मीर जाफर था उनकी मृत्यु हो गई थी, मीर जाफर जो थे वो अपने आप ही मर गए थे, ठीक है। तो उसके बाद ना कंपनी ने मूड बना लिया था कि ना अब हमें कोई पपेट नवाब नहीं चाहिए, ठीक है। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्व्स, ठीक है। तो जो कंपनी थी, ठीक है, उनके जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उनके माइंड में ये चीज आई कि एक बात आई कि अब हमें पपेट नवाब की जरूरत नहीं है, अब हम किसी भी नवाब को नहीं लाएंगे और उसको अपना पपेट के तरह यूज नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि इसकी जगह हम क्या करेंगे, अब हम खुद नवाब बनेंगे, ठीक है। अब हम खुद बंगाल के ऊपर शासन करेंगे, ठीक है, हम वहाँ के नवाब बन जाएंगे, और जिसके बाद क्या होगा, नवाब को जो फायदे मिलते हैं एक शासन करने से, वो सभी फायदे किसको मिलेंगे, अपने आप ही कंपनी को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मीर जाफर के बाद वो अब किसी को भी नवाब नहीं बनाएंगे। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, 1765 में मुगल सम्राट ने, जो कि कौन थे, बहादुर शाह जफर थे उनके बाद, ठीक है, बहादुर शाह जफर ने क्या किया, कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान समझते हैं आप, दीवान के पास क्या होता है, एक अधिकार होता है कि वो जिस राज्य पे शासन कर रहा है, उसके पास उस राज्य से जो भी टैक्स इकट्ठा होगा वो पूरा इकट्ठा करने का अधिकार उसके पास हो जाएगा, ठीक है, उस राज्य के ऊपर उस शासन करने का अधिकार उसके पास होगा। तो इनडायरेक्टली, अब डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली बंगाल के ऊपर शासन करने का कंपनी को पूरा पूरा अधिकार मिल गया था।
ठीक है? तो अब जब कंपनी को अधिकार मिल गया इस चीज़ का, तो उसके बाद कंपनी को क्या-क्या बेनिफिट्स मिले, ठीक है? देखिए कंपनी जो थी बंगाल की नवाब बन गई थी, बंगाल की शासक बन गई थी एक तरीके से, ठीक है? तो द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज़ ऑफ बंगाल। तो इससे पहला फ़ायदा तो ये हुआ था कि जो भी बंगाल का रेवेन्यू आएगा, ठीक है? वो सारा कंपनी को यूज़ करने की अथॉरिटी मिल गई थी, अधिकार मिल गया था। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड, ठीक है? और इससे कंपनी की एक बहुत बड़ी परेशानी सॉल्व हो गई थी, परेशानी जो थी वो खत्म हो गई थी, ठीक है? फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड, ठीक है? 18वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी का व्यापार जो है वो भारत में बढ़ गया था, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम इम्पोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन। देखिए क्या होता था पहले ना, बार्टर सिस्टम चलता था, चीजों के बदले चीज खरीदी जाती थी। जैसा आपने सुना भी होगा कि चावल देके लोग गेहूं खरीद लेते थे या गेहूं देकर चावल खरीद लेते थे, ठीक है? तो इंडिया के अंदर जैसे कॉटन, सिल्क, क्लॉथ्स, पेपर, ये सब चीजें थी। तो ये सब चीजें ब्रिटेन यहाँ से, ब्रिटेन की जो कंपनी थी वो यहाँ से खरीदा करती थी, ठीक है? लेकिन ब्रिटेन के पास ऐसी अपनी कोई चीज नहीं थी जो वो क्या कर सके, इंडिया में दे सके और उसके बदले ये सब चीजें ले सके, ठीक है? तो उसके वजह से क्या करना पड़ता था, ब्रिटेन को ना अपने देश से सोना और चांदी लाना पड़ता था, ठीक है? तो क्योंकि दूसरा ऑप्शन यही होता था, तो वो क्या करते थे, अपने देश से सोना और चांदी लेकर आते थे और उसके बदले क्या करते थे, यहाँ से चीजों को खरीदते थे और उन चीजों को खरीद कर अपने कंट्री में ले जाया करते थे और वहां पर उनको बेचा करते थे, ठीक है? लेकिन जब वो बंगाल के नवाब बन गए, ठीक है, बंगाल के नवाब बन गए, तो बंगाल के नवाब बनने के बाद उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई थी। कैसे? वो क्या करते थे, यहाँ से जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, उसी रेवेन्यू के बदले वो क्या करते थे, यहाँ से चीजें खरीदते थे। इट मीन्स जो बंगा अपने ब्रिटेन से वो सोना चांदी लाते थे, वो सोना चांदी लाना वहां से जो है वो बहुत कम हो गया था, ठीक है? बहुत कम हो गया था और धीरे धीरे वो चीज खत्म ही हो गई थी, ठीक है? अब वो क्या करते थे, जो पैसा यहाँ से इकट्ठा होता था, रेवेन्यू जो इकट्ठा होता था, उस रेवेन्यू के बदले ही सामानों को खरीद कर ले जाते थे और अपने देश में बेच देते थे। इट मीन्स वो क्या करते थे, हमारे पैसे से हमसे ही चीजें खरीदते थे और उनको ले जाकर अपने देश में बेचना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। यानी जो उनका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, यानी जो अपने देश से कुछ वो लाते थे, वो सब लाना जो था वो बंद हो गया था और धीरे धीरे उनको क्या होता था, 100% प्रॉफिट एक तरीके से होने लग गया था। हमारा पैसा वो हमें ही दे जाते थे और हमसे चीजें ले जाते थे। इट मीन्स उन्होंने अपनी जेब से कुछ भी नहीं दिया हमें, ठीक है? तो धीरे 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 क्या हुआ, कंपनी जो थी इस तरीके से व्यापार करने लग गई थी और जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो क्या हो गए थे, काफी अमीर होते जा रहे थे और जो कंपनी थी उसका व्यापार जो था बहुत फैलता जा रहा था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी बारे में ही है। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब। जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे यानी अधिकारी थे, अब वो नवाबों की तरह लगे थे। एक्चुअली आपको पता है ना, अंग्रेजों का बोलने का एक्सेंट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो नवाब तो बोल नहीं पाते, तो नवाब बोलते थे, ठीक है? तो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे, वो अब नवाब बन चुके थे, नवाबों की तरह लाइफ स्टाइल उनका हो गया था, वो नवाबों की तरह रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? अब क्या था, देखिए जो कंपनी थी, कंपनी की पावर जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है? उनके पास अथॉरिटी भी आ चुकी थी, ठीक है? बट इट ऑल्सो मीन्स समथिंग एल्स, ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब। अब क्या होता है, जैसे जैसे कंपनी की पावर बढ़ती जा रही थी, उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, तो जो कंपनी का हर एक सर्वेंट था, ठीक है, वो ना विजन करने लग गए थे, एक तरीके से सपना देखने लग गए थे नवाबों की तरह जीवन व्यतीत करने का। उन्हें लगता था कि अब जैसे जैसे व्यापार बढ़ रहा है वैसे वैसे हम भी क्या होंगे, नवाबों की तरह रहना स्टार्ट कर देंगे। उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी कि हम भी नवाबों की तरह अब रहेंगे, ठीक है? तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर लिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर अपनी जमीन और बहुत सारा पैसा दे। देखिए क्या हुआ था, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उसी के बाद से ही कंपनी ने ना, जो लोकल रूलर थे या जो नवाब थे, उनको इस चीज के लिए फोर्स करना स्टार्ट कर दिया था कि उनके पास जो भी जमीन है और या जो भी बहुत सारा पैसा है, वो क्या करे, कंपनी के अधिकारियों को गिफ्ट के तौर पर दे दे। मतलब वो गिफ्ट के तौर पे मांगते थे लेकिन हमें फोर्स करते थे इस चीज के लिए कि हम क्या करें, अपनी जो जमीन है, जो नवाब है वो अपनी जमीन और जो अपना पैसा है बहुत सारा, वो ऐसे ही छोड़ दें और कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको एज ए गिफ्ट यानी उपहार के रूप में
दे दे। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया, ठीक है, अमेज्ड का मतलब होता है संचित करना, इकट्ठा करना। ही हैड कम टू मद्रास, नाउ चेन्नई, जो अब चेन्नई के नाम से है। जब रॉबर्ट क्लाइव 18 साल के थे 1743 में, ठीक है, तब वो इंग्लैंड से इंडिया में आए थे। कहाँ पर? मद्रास में, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, हिज इंडियन फॉर्च्यून वाज वर्थ, ठीक है, और यहाँ से जब वो गए थे तो उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो इकट्ठा कर लिया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि प्लासी के युद्ध के बाद ही कंपनी जो थी उन्होंने क्या करा था, नवाब के ऊपर ये फोर्स करना शुरू कर दिया था, दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि वो क्या करें, अपनी जो भी जमीन है और जो भी पैसा है वो कंपनी के अधिकारियों को एज ए गिफ्ट देना स्टार्ट कर दें या एज ए गिफ्ट दे दें, ठीक है। उसके बाद जब रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में आए थे, वो कब आए थे? 1743 में इंडिया में आए थे, और जब वो आए थे उनकी एज कितनी थी? सिर्फ 18 ईयर्स, ठीक है। और जब 1767 में यानी 1767 में वो इंडिया से गए थे, तब उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी व्यक्ति यानी बहुत सारा पैसा था, ठीक है। इंटरेस्टिंग की बात यह है, व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जब उन्हें 1764 में कंपनी का गवर्नर, एज ए गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया, तब उनसे एक चीज कही गई थी कि जो कंपनी के अंदर करप्शन फैल रहा है, जो भी भ्रष्टाचार फैल रहा है, कि वो उसको रोके, उसको खत्म करे। बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामाइंड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन 1772 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था ना, जैसे इंडियन पार्लियामेंट होता है ऐसे ब्रिटिश पार्लियामेंट हुआ करता था पहले, ठीक है, उस टाइम पे, और अभी भी है ब्रिटेन में, ठीक है। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उनको ना उनके ऊपर शक था कि उन्होंने इतना सारा पैसा इंडिया में कैसे इकट्ठा कर लिया। तो कंपनी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उन्होंने उनके ऊपर खुद भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनके ऊपर काफी टाइम तक वहां पे केस भी चला इस चीज के लिए कि वो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने बहुत सारा भ्रष्टाचार करके यहाँ से इतना सारा पैसा इकट्ठा किया है। लेकिन एंड में क्या हुआ था, ही वॉज एक्विटेड। एक्विटेड मीन्स होता है किसी को बाइज्जत बरी कर देना, जैसे हमारी अदालत में करते हैं ना कि आपको जब किसी के ऊपर इल्जाम साबित नहीं होता तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो ऐसे पे क्या होता, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था, उनके खिलाफ कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला था कि उन्होंने भ्रष्टाचार करके इतना सारा पैसा इकट्ठा किया है। बट ही कमिटेड सुसाइड इन 1774, लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव थे, शायद उनको ये बात कहीं ना कहीं ज्यादा लग गई थी, और उन्होंने क्या करा था, 1774 में सुसाइड कर लिया था, इसी चीज के चलते हुए कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, ठीक है। तो ये तो थी रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात, कि जब वो आए थे इंडिया में तो वो चेन्नई में आए थे 18 साल की उम्र में 1743 में, और फिर जब 1767 में वो यहाँ से गए थे तो उनके पास बहुत सारा पैसा था। 1764 में उन्हें बंगाल का गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था, और उनसे एक चीज कही गई थी कि वो क्या करे, कंपनी के अंदर जो भी भ्रष्टाचार फैला है उसे खत्म करे। लेकिन 1772 में उनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया ब्रिटेन में, ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनके ऊपर आरोप लगाया, लेकिन बाद में वो क्या हो गए थे, बाइज्जत बरी हो गए थे, और फिर 1774 में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। चलिए ठीक है। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे उन सभी ने रॉबर्ट क्लाइव की तरह पैसा नहीं कमाया, ठीक है। बहुत सारे ऑफिशियल्स थे कंपनी के, लेकिन सभी ने क्या करा, रॉबर्ट क्लाइव की तरह इतना सारा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग जो थे वो तो बीमारियों के मारे ही मर गए थे, और बहुत सारे जो थे अधिकारी वो लड़ाई में ही मर गए थे कम उम्र में ही, ठीक है, क्योंकि कंपनी जो थी वो लड़ाई झगड़ा करती रहती थी ना, बैटल वगैरह करती रहती थी। तो बहुत सारे तो बीमारी से मर गए थे, और बहुत सारे क्या हुआ था, लड़ाई के चलते हुए लड़ाई में मर गए थे। हालांकि ऐसा सच नहीं है कि जितने भी अधिकारी थे वो सभी करप्टेड थे, ठीक है, जितने भी अधिकारी थे वो सभी करप्टेड नहीं थे, उनमें से कुछ जेन्युइनली काम भी करने आए थे यहाँ पर, और जिन्होंने क्या किया था, जेन्युइनली काम करके अपना बहुत सारा पैसा इकट्ठा करा था, और फिर वो यहाँ से इंग्लैंड वापस चले गए थे, ठीक है। तो जो लोग इंग्लैंड गए थे यहाँ से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके, वहां पे उन्हें नवाब बोला जाता है। जैसे यहाँ पे शाही लोग होते थे या जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था उन्हें नवाब कहा जाता था ना, ऐसे ही उन्हें वहां पर नवाब नवाब कहा जाता था, जो कि नवाब का ही एक वर्जन है, ठीक है। इंडियन वर्ड जो है नवाब, उसी का ही एक
वर्जन है, ठीक है? अब दे वर ऑफन सीन एज़ अपस्टार्ट एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी एंड वर रिडिक्यूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्ले एंड कार्टून्स। देखिए जो लोग यहाँ से इतना सारा पैसा कमा के गए थे, ठीक है? तो लोग अक्सर उन्हें अमीर या सामाजिक हैसियत के हिसाब से या ये कह के कहा करते थे कि उन्होंने रातों-रात इतना पैसा कमा लिया, इतने अमीर बन गए, तो लोग अक्सर जो है उनका मज़ाक भी उड़ाया करते थे। जो वहाँ पे कार्टून होते थे या जो नाटक हुआ करते थे, उन लोगों में अक्सर उन चीज़ों में अक्सर इन लोगों का मज़ाक भी उड़ाया जाता था, जो यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाकर वहाँ पे एज़ ए नवाब की तरह वहाँ पर जीवन जिया करते थे। तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मैंने आपको जो भी कुछ आज पढ़ाया है उसे प्लीज़ आप अच्छे से रिवाइज़ करिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी हर एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये चैप्टर लाइन टू लाइन भी पढ़ा रही हूँ। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अभी चैप्टर जो है बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर हम पढ़ेंगे कि आगे-आगे कंपनी ने अपना व्यापार जो है कैसे फैलाया और व्यापार के साथ-साथ उन्होंने हमारे देश के ऊपर शासन करना कैसे स्टार्ट किया। चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।